नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास। इस क्लास को करने के बाद आपको हिंदी विषय में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं लैंग्वेज से। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार्य हैं। इसको केवल एज अ कम्युनिकेशन नहीं देखा जा सकता। जो भाषा जो है हमारे लिए आगे क्या क्या काम करती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में काम करती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, क्योंकि जो भाषा है, एक भाषा वो है जो हम बोल रहे हैं और एक भाषा वो होती है जो हम लिखते हैं। जिस भाषा को हम लिखते हैं उसके लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसको भाषा की लिपि कहा जाता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इसमें जैसे आपके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप क्यों एक साधन के रूप में प्रयोग करते हो। अगर लैंग्वेज नहीं होगी, भाषा नहीं होगी, तो कैसे आप अपने विचारों को व्यक्त करोगे, कैसे आप बात कर सकते हो। अब आपको, जैसे आप घर में बातचीत करते हो, बातचीत करने पर क्या पता चलता है कि आपने जैसे पानी मांगा, तो पानी आप कैसे मांगोगे, उसको बोलकर अपने मौखिक विचार प्रकट करोगे, तभी पता चलेगा। तो ऐसे ही आपकी जो भाषा है वो आपका एक संसाधन है आपके सामाजिक जीवन को सार्थक करने के लिए। और हर एक जो भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है। उसके बाद है भाषा के भेद या रूप। भाषा के 3 भेद हैं। एक आपका लिखित भाषा, फिर आपका मौखिक भाषा और फिर आपका सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपकी लिखित भाषा होती है वो आपकी मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। लिखित भाषा कौन सी, आप जिसको आप लिखकर प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा कौन सी है आपकी, जिसको आप बोलकर प्रकट करते हैं। और सांकेतिक भाषा कौन सी है, जिसको आप अपने हाव भाव से, जिसको आप संकेतों से प्रकट करते हैं। ये आपकी सांकेतिक भाषा है, जिसको संकेतों से प्रकट किया जाता है। फिर आगे इसमें भाषा अर्जन, जिसको एक्विजिशन कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप में प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। अब भाषा अर्जन क्या है आपका, ऐसी भाषा अर्जन में क्या आएगा आपका एक्विजिशन में, कि इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना ही इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़ती है। ये भाषा आप एक्वायर करते हो अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से। इसकी फर्स्ट क्या है, स्वाभाविक ये प्रक्रिया है। वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा जिस क्षेत्र में रहता है वो उसी क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग करता है। सहज प्रक्रिया है इसकी, इसको कोई जटिलता से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे उसका वातावरण, उसका एनवायरनमेंट जिस भाषा को यूज़ करता है, वैसे ही बच्चा उसको सहज रूप में सीख जाता है। चेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। चेतन अवचेतन में क्या है आपकी, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस क्या है आपकी, कि ये आपके माइंड में रहती है, आप इसको भूलते नहीं हैं। फिर आपके पास अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, क्योंकि मातृभाषा इसको क्यों कहा गया है अर्जन भाषा को, ये इसलिए कहा गया है आपका, क्योंकि ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसमें आप अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। एक आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जिसको आप तोल मोल कर उसके शब्दों का आप यूज़ करते हो। अगर आप में उस भाषा की प्रवीणता नहीं है, उसमें आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो बोलने में, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे, उसको एज अ पॉइंट यूज़ करोगे आप। लेकिन आपकी जो अर्जन है, एक्वायर जो भाषा है आपकी, वो मातृभाषा है, क्योंकि वो आपके परिवार से निकल कर आई है वो भाषा, इसलिए उसको मातृभाषा कहा गया है। फिर है अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी
फॉर्मल, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको औपचारिकता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो आप भाषा को एक्वायर करते हो, अर्जन करते हो, तो उसमें आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया है। जैसे आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ बात करते हो, ऐसे आप स्कूल में अपने टीचर के साथ बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी कौन सी आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हो। फिर इसमें भाषा अर्जन किस वजह से होता है, क्यों भाषा को अर्जित किया जाता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें, और अर्जित किससे करेंगे? अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा जो है वो पैदा होता है, तब से परिवार क्या करता है? उससे बातें करता है। जब बच्चा छोटा होता है तब भी जो परिवार वाले होते हैं उसको बोलना नहीं आता, 1 मंथ का बेबी है, तब भी परिवार वाले क्या करते हैं? उसके साथ बातचीत करते हैं, अपने शब्दों में बातचीत करते हैं। बच्चा वहाँ पर क्या करेगा? अपने संकेत को एक्सप्रेस करेगा, स्माइल करेगा, रोना शुरू करेगा, तो वो वहाँ क्या करेगा? अपने संकेत को एक्सप्रेस करेगा। संकेत एक्सप्रेस करने से क्या होगा? तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, वो यह सोचकर उससे बात करते हैं कि बच्चा भी हमें सुन रहा है, किंतु ऐसे ही बच्चा भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। अब जो बच्चे सांस्कृतिक माहौल में रहते हैं उनको उसी भाषा की आदत डल जाती है, और जो बच्चे अपने जिस भी एनवायरनमेंट में रहेंगे उनको वही भाषा की आदत लग जाती है, वो उसी भाषा को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बच्चा जब छोटा होगा तभी से पेरेंट्स या जो परिवार आस पड़ोस वाले हैं उसके साथ बातचीत करते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। तभी कहा जाता है कि भाषा को बच्चा कैसे एक्वायर करता है? अपने एनवायरनमेंट से। उसको वो सुनकर एक्वायर कर सकता है, देखकर और बोलकर। अब मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो है आपकी, इसको मातृभाषा क्यों कहा गया है आपका? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। मातृभाषा, वैसे तो मातृ क्या होती है? हमारी मातृभाषा, माता की भाषा, वैसे तो ये मीनिंग निकलता है इसका, लेकिन इसको क्यों रखा गया है मातृभाषा में? क्योंकि जो हमारा परिवार यूज़ करता है जिस चीज़ को, उसको मदर टंग कहा जाएगा इसमें। फिर है इसकी डेफिनेशन कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है, और सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल में आने से पहले वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तब बच्चे को ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्योंकि बच्चे को क्या आता है? बच्चे को अपनी मातृभाषा आती है, और अपनी मातृभाषा के थ्रू ही वो क्या करता है? अपने काम को एक सीक्वेंस देता है, अपने काम को सीखना शुरू करते हैं। फिर आपके पास होता है एक भाषा अधिगम, ये आपके पास लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या है? अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। अब जो आपका भाषा अर्जन था उसमें आपको ना किसी शिक्षक की ज़रूरत पड़ी, ना किसी बुक्स की ज़रूरत पड़ी, आपको ना किसी नियम की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर, और वो भाषा आपकी अनौपचारिक थी, क्योंकि जो आप रेगुलरिटी में जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपके कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। लेकिन जो आपकी भाषा अधिगम है, जो लर्निंग है, वो आपको क्या करनी पड़ती है? उसको आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको नियम भी सीखने पड़ते हैं, उसके लिए आपको किताबें भी पढ़नी पड़ती है। अब आपको ग्रामर सीखनी है किसी बच्चे को, बच्चा स्कूल में जाएगा अपनी मातृभाषा के साथ, लेकिन वो व्याकरण जो वो ग्रामर सीखता है वो किस में सीखता है? अपनी औपचारिक भाषा में सीखता है स्कूल में जाकर। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, इसको सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। ये आपकी चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, औपचारिक माहौल चाहिए इसके लिए। और इसका जो इसमें स्किनर ने क्या कहा है कि जो ये भाषा है आपकी, इसको बच्चा कैसे करता है? अनुकरण, इमिटेट करके भी सीखता है, कि जैसे टीचर आपका स्कूल में बात कर रहा है तो बच्चा भी अकॉर्डिंग टू टीचर को इमिटेट करके, या फिर अगर पेरेंट्स स्कूल की लैंग्वेज को घर पर बच्चे के लिए यूज़ करना शुरू कर दे तो बच्चा अपने पेरेंट्स को इमिटेट करना शुरू कर देगा। और ये किससे? रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है, पूर्ण बैलेंस इसको सीखा जाता है।
और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, वो इंटरेक्ट से आती है। आपकी जो भाषा है, व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्धि वातावरण दिया जाना चाहिए। आगे है आपके पास कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। अब तक तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा, तो आगे क्या है इसमें कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो अर्जन क्या है आपके पास, इसमें अवचेतन प्रक्रिया होती है, आपके पास स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, और इसमें आप अपनी मातृभाषा यूज़ करते हो। अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप घर पर बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, वो आपकी मातृभाषा हो जाती है। ये आपकी स्वाभाविक होती है, आप सहज इसको सीख लेते हैं। और अधिगम क्या, लर्निंग क्या आपकी चेतन प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें आपके नियम, जो आप व्याकरण सीखते हो उसमें आप नियमों से इसको सीखते हो। औपचारिक प्रक्रिया है, उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखते हो कि ये तो अच्छे से आप ऐसे बातचीत करोगे। फिर आपके पास इसको सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है, दूसरी भाषा। ये सेम टॉपिक आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इसलिए इसको अच्छे से ज़रूर कर लेना। कई क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, उसका जो डिफरेंट पाया जाता है इसमें, वातावरण का। फर्स्ट है एनवायरनमेंट, सेकंड है मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, जो हमारी मदर टंग है उसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, नॉट लर्निंग, उसको लर्न नहीं करते। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। लक्ष्य भाषा क्या होती है आपकी, टारगेट लैंग्वेज। दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा, मदर टंग भाषा का जो आप, लक्ष्य भाषा क्या आपकी, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, जो आप स्कूल में यूज़ करते हो। फिर मदर टंग भाषा का पहला रूप क्या है, इसको हमेशा अर्जित करते हैं, इसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। क्वेश्चन है इसमें कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। जब बच्चे, जहाँ पर आपकी मातृभाषा आ गई वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, स्वाभाविक या सहज, अनौपचारिक, ये सब आपका वहाँ आ जाता है। ऑप्शन ए में स्वाभाविक है, बी में निंदनीय है, सी में विचारणीय है, डी में अनुचित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन ए स्वाभाविक। क्योंकि जहाँ पर आपको मातृभाषा देखने को मिलती है वहाँ पर आपको स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक, ये तीनों शब्द इसके लिए सार्थक होंगे। नेक्स्ट है आगे, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक व सरल प्रक्रिया से सीखेगा। ये नहीं है कि बच्चा स्कूल में आया और उसको क्या करो, बर्डन डाल दो उस पर कि नहीं तुम, आप ये जो लैंग्वेज है आपकी, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी मदर लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, तो ये एक जो आपका एनसीएफ है वो भी आपको यही कहता है कि जो प्राइमरी लेवल पर बच्चा है, जब वो आपका स्कूल में आता है या प्राइमरी लेवल तक आपका बच्चा है, उसको अपनी भाषा यूज़ करने दो, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर अपनी सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर लेता है, सीख लेता है। क्योंकि अगर बच्चे को आप क्या करोगे, उसको बर्डन करोगे कि हाँ आपको तो यही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो बच्चा क्या करेगा, जो उसके अपने एक्सपीरियंस हैं जो वो स्कूल में लेकर आया है, वो बच्चा क्या करेगा, उनसे वो उसका नकारात्मक इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। फिर है इसमें, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। क्योंकि अब स्कूल में जब बच्चा आया तो स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन बच्चे को हिंदी लैंग्वेज आती है या बच्चे को मराठी लैंग्वेज आती है, अपनी मदर टंग। तो अगर टीचर ने बच्चे को कहा कि नहीं आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो बच्चा हाउ टू एक्सप्रेस अपने इम्प्रेशन, अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करेगा बच्चा। इसलिए बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करेंगे कि यस आप क्या कर सकते हो, अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हो। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। अब कई बार यह होता है कि कोई एक शब्द है, सेम वर्ड है, उसको कई जगह पर अलग अलग फॉर्म में बोला जाता है, और ये कैसे होता है प्रभाव, ये मातृभाषा से प्रभाव होता है। क्योंकि मातृभाषा में इसी शब्द को
कहीं पर सड़क बोला जाता है और कहीं पर इसको सरक बोला जाता है। तो ये मातृभाषा जो उसकी क्षेत्रीय भाषा बच्चे की वो इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि स्वाभाविक है बच्चा जैसे पेरेंट्स उसके बात करते हैं, जैसा उसका एनवायरनमेंट बात करता है, उसका आस पड़ोस बात करता है, तो वैसे ही बच्चा क्या करेगा, उस शब्द को बोलेगा। हम मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। अब जो मातृभाषा है और बहुभाषिकता, मातृभाषा तो बच्चे की अपनी भाषा होगी, और बहुभाषिकता क्या है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी कल्चर से बिलोंग करते हैं, कुछ मराठी से बिलोंग करते हैं, कुछ मलयालम से बिलोंग करते हैं, कुछ तेलुगु से बिलोंग करते हैं। अब 22 लैंग्वेज हैं हमारे देश में, फिर तो बच्चा तो अपनी अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेगा, इसलिए उसको बहुभाषिकता कहा गया है। वही बात यहाँ पर रिपीट होती है कि बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। भाषा के विभिन्न रूप। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा आपकी कोई संवैधानिक तौर पर जो हिंदी भारत की है, राष्ट्रभाषा का मीनिंग क्या है कि जो आपके पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती है, उसको कहा जाता है राष्ट्रभाषा। लेकिन हमारा भारत क्या है, बहुभाषिकता है। जिस देश में 22 भाषाएं यूज़ होती हैं, उस देश को राष्ट्रभाषा कैसे घोषित किया जा सकता है। तो इसको संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सकता कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि सभी राज्यों में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। सभी राज्य, अलग अलग जो राज्य हैं, अपनी भाषा का, अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए जो आपकी हिंदी है उसको राजभाषा कहा गया है। भारत में क्या है, 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 3431 हिंदी भाषा की राजभाषा है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय प्रयोग की भाषा, अगर इसको मानक भाषा का नाम दिए तो कार्यालय प्रयोग की भाषा इसको कहा जाता है, कार्यालय भाषा। आगे दिया इसमें भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के चरण है आपके कूकना, ये बच्चा 6 सप्ताह में करता है। बबलाना होता है आपका, वो 6 माह के अंदर करता है। फिर बच्चा एक शब्द चरण वो 1 साल में सीखता है। फिर टेलीग्राफिक और 2 शब्द चरण बच्चा 18 से 24 माह के अंदर सीखता है। और लंबे जो उच्चारण होते हैं वो बच्चा 2 साल से 4 साल तक की अवस्था में सीखता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, और 2 साल का जो बच्चा है वो 272 शब्द सीख लेता है, और जो 5 साल का बच्चा है वो आपका 2072 शब्द सीख लेता है। फिर आपके पास भाषा शिक्षण की मुख्य विधियाँ। अब भाषा शिक्षण की विधियाँ आपके पास व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषणात्मक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। अब इन विधि को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। अब व्याकरण के नाम से ही स्पष्ट है आपकी ग्रामर मेथड जो है, इसमें क्या होगा आपका कि इसमें बच्चा क्या करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, उसको सीखेगा, उसको रटवाया जाएगा, बच्चों को याद करवाई जाएगी वो चीज़ें, और किस पर, नियमों के आधार पर। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। क्योंकि यह भाषा आपकी नियमों से सिखाई जाती है। फिर आपके पास व्याकरण अनुवाद विधि जो आपकी ग्रामर ट्रांसलेट मेथड है। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियों पर संयोजित है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने की ज़्यादा अवसर नहीं मिलता। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। अब बच्चे को भाषा आती है हिंदी और उसको सिखाई जा रही है इंग्लिश। बच्चे को कहा है कि आप ये 10 सेंटेंस जो है इसको डेली घर से याद करके लेके आना। टीचर क्या करता है, बच्चे को 10 हिंदी में लिख के देता है, फिर उसको ट्रांसलेट करके देता है वही आपके 10 सेंटेंस कि इसको घर से याद करके आना। तो बच्चा क्या करेगा, उसको रटेगा, उसको रट कर याद करेगा, उसका एक ट्रांसलेशन करके देगा उसकी लैंग्वेज मदर टंग में, तब बच्चा उसको सीखेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यक्ष विधि जो आपका डायरेक्ट मेथड है।
व्याकरण अनुवाद विधि की सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की भाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। ये भाषा क्या है आपकी, कौन सी है, ये प्रत्यक्ष, जिसको जो आप बच्चे को डायरेक्ट सिखा रहे हो। अब इसको डायरेक्ट कैसे सिखाते हो आप बच्चे को, जैसे कि आप क्लास में इंग्लिश भाषा सिखा रहे हो बच्चे को, तो आप क्या करोगे, पेरेंट्स को भी कहोगे बच्चे के कि घर पर आप बच्चे के साथ इंग्लिश में ही बात करें। तो आप क्या करोगे, बच्चे को वो डायरेक्ट सिखा दोगे, या फिर आप बच्चे को ऐसी जगह भेज दोगे जहाँ पर कोचिंग में बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, जहाँ पर बच्चे को आप ऐसे एनवायरनमेंट में भेज दोगे कि जहाँ उसको ट्रांसलेट की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट वो वह उसको सीख लेता है। फिर आते हैं आपके सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन किया जा सकता है। सम्मिश्रण जिसको मिश्रित करके बनाया गया है वो आपकी सम्मिश्रण विधि होती है, जब बच्चे को भाषा सिखाई जाती है। उसके बाद होती है आपकी संप्रेषणात्मक विधि, जिसको संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड कहा जाता है। कम्युनिकेटिव मेथड प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाने हेतु संप्रेषणात्मक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। अब कम्युनिकेटिव क्या है इसमें, कि टीचर क्या करेगा, बच्चे को 10 सेंटेंस सिखाने हैं। टीचर ने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, लैंग्वेज उसको लर्न करवाएगा। टीचर कैसे लर्न करवाएगा, बच्चे को 10 सेंटेंस देगा वो, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाएगा एज अ कम्युनिकेटिव तरीके से। कैसे करवाएगा, वो 2 बच्चों का इंटरेक्शन करवाएगा कि पहले बच्चा उससे ऐसे सेंटेंस में बात करेगा, फिर दूसरा बच्चा उसको फीडबैक देगा। तो ऐसे क्या किया जाएगा, एक स्वाभाविक रूप से इस भाषा के जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे तो वो कम्युनिकेटिव उनका अच्छा होगा, तो वो भाषा को जल्दी सीख जाएंगे। फिर आपकी होती है आगमन विधि, जो इंडक्टिव मेथड है आपका। ये आपकी उदाहरण से नियम की ओर जाती है। इसमें बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर बच्चे को रूल सिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, बच्चे को सिखाना है कि पेड़ के बारे में, तो पहले पेड़ के छोटे छोटे भाग के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि पेड़ पर क्या होते हैं, उसकी स्टेम होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, ये सारी छोटी छोटी बच्चे को बातें बताई जाती हैं। फिर बच्चे को बताया जाएगा कि ऐसे आपका पेड़ बनता है। ये आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाती है। फिर ये आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे से पूछते हैं, टीचर उनका प्री एक्सपीरियंस लेते हैं कि बच्चे को ट्री के बारे में पता है या नहीं पता है। फिर बच्चे से ही पूछेंगे कि पार्ट्स बताओ, ट्री में आपने लीव्स देखी हैं, रूट्स देखी हैं उसकी। ऐसे ये आपकी क्या होती है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसको ले जाया जाता है। उदाहरण पहले, जैसे कि संज्ञा का उदाहरण देते हुए बाद में उसकी परिभाषा बताना। बच्चे को बताएंगे, जब जैसे कि टीचर ने संज्ञा का चैप्टर बच्चों को करवाना है, तो टीचर क्या करेगा, सबसे पहले ये नहीं कहेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, आज यह प्रश्न पढ़ते हैं या संज्ञा का चैप्टर पढ़ते हैं। टीचर बच्चों को दिखाएगा कि आप जिस पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं आप, वो क्या आपकी, वो बच्चों से नाम पूछेगा, सब बच्चों के नाम पूछेगा। तो ऐसे बताएगा टीचर कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा कहा जाता है, फिर उसको डिफाइन करके दिखाएगा। फिर है आपकी निगमन, जो डिडक्टिव मेथड है आपका। ये आपका नियम से उदाहरण की ओर जाता है मेथड। इसमें क्या होगा, बच्चे को सबसे पहले नियम बताया जाएगा। बच्चे को बताएंगे कि ये भैया आपका ये बोर्ड मास है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। बोर्ड मास का लिख दिया उसमें कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन आपका, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। बच्चे को बोर्ड मास बता दिया और क्वेश्चन करने के लिए उनको दे दिया। और बच्चों को ये सिखाया नहीं कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ऐड क्या होता है, डिवीज़न क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये सिखाया नहीं बच्चों को। तो ये क्या आपका कि डायरेक्ट बच्चों पर क्या कर दिया, एक रूल को थोप दिया कि बच्चे इसको ऐसे करेंगे। ये आपकी निगमन विधि में जाता है और ये आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। फिर है आपकी इसमें
एग्जाम्पल की जैसे बच्चों को क्या करना, पहले तो परिभाषा बता देना उसकी और फिर बच्चों से कहना कि प्रश्न को हल करना। जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे किस पर अहम केंद्रित वाक्य के बारे में कहते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जीन पियाजे ने उसके लिए भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है और इसको वो अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। जब बच्चा खुद से बात करना शुरू करता है उसको वो ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज कहा जाता है। ईगो सेंट्रिक अहम केंद्रित। आगे क्या इसमें कि अहम केंद्रित वाक्य क्या है और इसका मतलब क्या है कि बच्चा खुद से ही बोलकर बात कर सकता है, इसको कहा जाता है आपका अहम केंद्रित। और इसमें बच्चा आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र में ही उसमें अहम केंद्रितता आ जाती है। भाषा एवं विचार। अब भाषा और विचार ये जो आपके हैं पियाजे के अनुसार क्या हैं, लेवी-वाइगोत्स्की, स्किनर के अनुसार क्या हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले तो विचार आया फिर भाषा आती है। जीन पियाजे किस बात को मानते हैं कि पहले विचार आता है भाषा फिर आती है। और जीन पियाजे ने कहा कि विचार से ही भाषा आती है। जब विचार आएगा तभी भाषा आएगी और विचार जो है वो भाषा को सुनिश्चित भी करता है। अब देखो जीन पियाजे ने फर्स्ट नंबर पर किसको रखा, विचार को, और सेकंड नंबर पर किसको रखा उसने, भाषा को। जीन पियाजे ने क्या क्या कहा इसमें कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। फिर क्या कहा उसने, जो विचार आएगा तब विचार से ही भाषा आएगी और विचार ही क्या करता है, भाषा को सुनिश्चित भी करता है। अब लेवी-वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं इस पर कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार भाषा, निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेवी-वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेवी-वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब ये आपका यहाँ से पॉइंट निकला कि ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अगर भाषा नहीं होती, सपोज करना अगर भाषा ही नहीं होती, क्या आप मेरी बात को सुन पाते? तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये भाषा के माध्यम से पॉसिबल हुआ। इसलिए जो आपके लेवी-वाइगोत्स्की हैं वो फर्स्ट नंबर पर आपकी किसको रखते हैं, भाषा को रखते हैं। और वो इसके अनुसार भाषा को क्या कहते हैं, निजी भाषा कहा जाता है। फिर इसमें अंतरीकरण। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है इसको, इंटरेक्शन। जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है वो कैसे सीखता है, इंटरेक्शन से। ऐसे ही वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा इंटरेक्शन से भाषा को सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों के विकास में सहायक है। अब जो जीन पियाजे आपके उन्होंने कहा है कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन जो लेवी-वाइगोत्स्की आपके, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों के ही विकास में क्या है, ये सहायक है। लेवी-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिसमें है सबसे पहले सामाजिक वाक जो बच्चा 2 वर्ष की उम्र में करता है, और फिर आपके पास निज वाक जो बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र में करता है, और फिर है बच्चे की आंतरिक मौन वाक साइलेंट इनर स्पीच जो 6 वर्ष के बाद शुरू होती है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है निज वाक। निज वाक जिसको बच्चे की प्राइवेट स्पीच कहा गया है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से ही बात करता है, वो अपने काम को एक डायरेक्शन देने के लिए खुद से ही बात करता है। अब इस पर भाषा और विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय बाद मिल जाते हैं। अब शुरू में जब हमने पढ़ा जीन पियाजे, तो जीन पियाजे जी ने क्या कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, और जो विचार है वो ही भाषा को संप्रेषित करता है। लेकिन आपके जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और बाद में आकर क्या करते हैं, वो एक समय के बाद आकर मिल जाते हैं। ये आपका लेवी-वाइगोत्स्की जी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। किस प्रकार की वार्ता को लेवी-वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। अब लेवी-वाइगोत्स्की ने इस भाषा को क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता,
जोर से बोलना, पाठ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिगत वार्ता। और आत्म केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता कौन कहते हैं आपके? जीन पियाजे जी। ये बात आपकी जीन पियाजे ने कही। और व्यक्तिगत वार्ता किसने कही आपकी? व्यक्तिगत वार्ता किसने कही आपकी? वाइगोत्स्की ने। आगे बात करते हैं नोम चॉम्स्की। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। नोम चॉम्स्की जी का मानना यह है कि जब बालक का जन्म होता है तो वो अपने साथ एक भाषा लेकर आता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये उसने चॉम्स्की जी हैं जो आपके, उन्होंने बताया है कि भाषा अर्जन यंत्र इस पर काम करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन हमारी सहायता करता है। जो यूनिवर्सल ग्रामर है, जो हमारी मूल व्याकरण है, उसको समझने में कौन हेल्प करता है? आपका लैड, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा गया है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल है और भाषा सीखने के लिए भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है। लेव वाइगोत्स्की ने आपकी 2 बातें कही हैं मुख्य तौर पर, जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और उन्हीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आ जाएगा आपकी एक तो कहा है लेव वाइगोत्स्की चॉम्स्की जी ने, नोम चॉम्स्की जी क्या कहते हैं? एक तो लैड के बारे में बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और सेकंड क्या बताया है? यूनिवर्सल ग्रामर, ये बताया है। और ये क्या बताया कि भाषा बच्चों में क्या होती है? जन्मजात होती है भाषा अर्जन करने की क्षमता। ऑप्शन है कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? ये आपका किसने दिया सिद्धांत? पियाजे ने। ऑप्शन बी चॉम्स्की ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी ब्रूनर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, भाषा अर्जन की क्षमता किससे रिलेटेड है आपका? चॉम्स्की जी से। भाषा कौशल। अब आपके भाषा के कौशल हैं 4: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना जो है आपका, और जो पढ़ना है वो आपके ग्रहणात्मक कौशल है, जिसको आप ग्रहण करते हैं। और बोलना और जो लिखना है आपका, वो आपकी अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं। अब बोलना और जो लिखना है वो जब मैं आपके साथ बोल कर आपको समझा रही हूँ और लिख कर आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या आपके ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, आपकी अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। और सुनना और लिखना सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा आपकी? ग्रहणात्मक, जिसको आप रिसीव कर रहे हो, ये क्या आपकी ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। अब मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? इसका एक क्रम भी बनाया है कि पहले बच्चा क्या करेगा? सुनना सीखेगा, फिर बच्चा बोलना सीखेगा, फिर बच्चा पढ़ना सीखेगा, फिर बच्चा लिखना सीखेगा। अब जब बच्चा छोटा सा होता है 1 मंथ बेबी होता है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो सुनेगा ही सबकी। पहले वो सुनता है, फिर क्या करता है वो 1 साल में जब भी वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है, फिर क्या करता है वो 3 साल का जब स्कूल में जाता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, फिर क्या करता है? फिर लिखना शुरू करता है। भाषा के मुख्य जो 4 कौशल हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत हैं, इंटीग्रेटेड हैं, व अंतर संबंधित हैं। यही आपका जो सुनना और पढ़ना है वो ग्रहणात्मक कौशल है, बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इसको आपका क्या बोला जाएगा? इसमें रिसीव, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्टिव। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, भाषा कौशल सुबोपली, ऐसे कर सकते हो आप। सू से आपका सुनना, बो से आपका बोलना, प से आपका पढ़ना, ली से आपका लिखना क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है, ये आपका मनोवैज्ञानिकों का कहना है। सबसे पहले बच्चा सुनना, बच्चे को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। फिर है बोलना, कविता का पठन करवाएंगे बच्चों से, कविताएं रीड करवाएंगे, संवाद कर सकते हैं या बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं,
बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, बच्चों को कहा कि आपको अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक पर बोलना है, तो आप बच्चों को उसका अवसर देंगे। फिर है पढ़ना। पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। जो आपका पढ़ना है वो मौन पठन या आपका सस्वर पठन होता है। मौन पठन क्या होता है? जब आप बिना बोले ही बुक से पढ़ते हो उसको आपका मौन पठन कहा जाता है। और सस्वर पठन क्या है आपका? जब आप लाउडली पढ़ते हो उसको, वो आपका सस्वर पठन है। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा और बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा और सस्वर पठन से भी आता है। फिर है बच्चे का लिखना। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी, जो बच्चे की स्पेलिंग है उसकी अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आपके प्रकार आते हैं श्रुतलेख के। सुलेख आता है आपका, जिसमें आप सुंदर राइटिंग में उसको लिखते हो। फिर आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आप क्या करते हो? वर्तनी की जो अशुद्धियाँ आपकी स्पेलिंग जो स्पेलिंग आपकी मिसिंग है या गलत है, आप उसको इनकरेक्ट स्पेलिंग में लिखते हो, उसको दूर करना श्रुतलेख से। और अनुलेख क्या होता है आपका? अक्षरों का अनुरेखण करना, अक्षरों को ट्रेस करना, वो आपका अनुलेख हो जाएगा। जब छोटा बच्चा होता है, जब वो क्या करता है, जो उसकी बुक होती है उस पर वो बच्चा अक्षरों को लिखता है पेंसिल से, वो क्या हो गया आपका अनुलेख। वो उसको क्या कर रहा है? ट्रेस कर रहा है बच्चा उसको। फिर आपके पास आता है इसमें भाषाई विकार, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ आती है आपके पास। इसमें है अफेशिया। अफेशिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। जो आपका अफेशिया लैंग्वेज डिसेबिलिटी है उसमें क्या होगा? बच्चा ना तो वो ढंग से अच्छे से सुन पाएगा और ना ही समझ पाएगा और ना ही वो बात करते समय भाषा के उपयोग में उसको क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं। फिर है आपका इसमें डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? आपका पठन अक्षमता से। जब बच्चे को पढ़ने लिखने में समस्या आ जाती है तो वो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है। क्वेश्चन है इसमें पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? जिनको डिसलेक्सिया है इसको पठन वैकल्य कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए है एक है इसका, न्यून अवधान विकार। ऑप्शन सेकंड है अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता। सी है इसका धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। या फिर 4 है इसका एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो आपका बताया मैंने डिसलेक्सिया बच्चे को क्या होगा कि धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, बच्चा फ्रिक्वेंटली नहीं उन चीज़ों को पढ़ पाएगा, ठीक है। और अपसारी चिंतन में क्या करेगा इसका? ये पढ़ने में धारा प्रवाहित है, ये तो फ्रिक्वेंटली दे दिया उसका। इसमें थर्ड में क्या आपका कि आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कि जो बच्चा है आपका वो धारा प्रवाह पढ़ने की उसमें क्या होगी? अक्षमता होगी। नेक्स्ट है आपका शिक्षण त्रिआयामी, जो आपका जॉन डीवी ने दिया। इसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, इन तीनों को विषय वस्तु क्या आपका जो TLM है आपका, उसको विषय वस्तु कहा जाता है। टीचर और स्टूडेंट्स तो आप जानते ही हो। उसके बाद क्या है इसमें शिक्षण सूत्र, जो आपके टीचिंग मैगजिम्स होते हैं, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहाँ से होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा। फिर आपके पास आ जाती है शिक्षण सहायक सामग्री, जो TLM है आपका, वो आ जाता है टीचर लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होगा आपके पास? दृश्य सामग्री चार्ट, TLM। दृश्य सामग्री चार्ट जो आप जिस पर पिक्चर्स बनी होंगी वो चार्ट आप बच्चों को दिखाकर पढ़ा सकते हैं। श्रव्य सामग्री जैसे कि रेडियो पर बच्चों को सुनाकर जो आप समझाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दृश्य भी और श्रव्य भी आपका क्या है? TV। जैसे स्कूलों में LED लगी हुई है अब, या फिर प्रोजेक्टर लगी हुई हैं, तो आप बच्चों को वहाँ पर जो चैप्टर है उसको आप बच्चे को दिखा भी सकते हो और सुना भी सकते हो, वो आपकी दृश्य श्रव्य होगी। फिर है क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक जिसमें आपकी गतिविधियाँ शामिल हों, जैसे कि फील्ड ट्रिप पर बच्चों को ले जाया जाता है। जब बच्चों को आपने पौधों के बारे में बताना है तो आप क्या करोगे? बच्चों को एक बगीचे का भ्रमण करवाओगे, फिर आप बच्चों को दिखाओगे कि आपके कौन से पौधे हैं, बच्चों से पूछोगे बच्चों को क्या क्या पता है, वो आपकी क्या हो जाएगी? एक गतिविधि हो जाएगी, एक्टिविटी में आ जाएगा आपका क्रिया सहायक सामग्री। फिर आपके पास शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उपयोग है? जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रयोग क्या है?
उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। और पढ़ाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर बच्चे को बुक्स से देख कर ही पढ़ाया जा रहा है, उनको इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा और वो चीज़ों को सीखेंगे भी नहीं। इसलिए जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है वो उसका प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और सीखने की उसको बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करे, उसको प्रभावी बनाने के लिए और स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। आगे इसमें प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या होंगे? सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे या फिर अनुपयोगी होंगे। अगर आपका प्राइमरी लेवल का बच्चा है और उसकी बुक्स में कार्टून, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो बच्चा क्या करेगा? उससे सहायक होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बच्चा स्टोरी, जैसे कि आप बच्चे को एक लोयन दिखाओगे, लोयन, एक आपने लोयन लिख दिया और एक आपने रैट लिख दिया, इससे बच्चा ज़्यादा नहीं सीखेगा जब तक आप क्या करोगे, जब तक आप उसकी ड्राइंग नहीं बनाकर बच्चे को दिखाओगे कि आपका ये शेर है आपका या फिर ये आपका रैट है। फिर बच्चा उससे एक इमेजिनेशन स्टोरी भी क्रिएट कर लेता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर, बी है बाल साहित्य, सी है समाचार पत्र और डी है टेलीविज़न। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बाल साहित्य क्या आपका महत्वपूर्ण संसाधन है, एक रिसोर्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपके पास आती है इसमें दृश्य सामग्री, विजुअल जो ऐड है आपके पास, उसमें क्या क्या आ जाता है आपका विजुअल ऐड में? आपका श्यामपट्ट, जो आपका ब्लैक बोर्ड है या जो आपका बोर्ड है ग्रीन बोर्ड, उसके बाद आपकी बुक्स आ जाती हैं, चार्ट आ जाते हैं, मानचित्र आ जाता है आपका, ये आपके विजुअल ऐड में आ जाते हैं, जो आपके दृश्य है जिसको आप देख कर जिन पर काम करते हो। फिर आपके पास हियरिंग ऐड, श्रव्य सामग्री, जिसमें आपका रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर, ये आ जाता है आपका। फिर आपका आ जाता है दृश्य और श्रव्य दोनों में फिल्म प्रोजेक्टर, आपका टेलीविज़न, चलचित्र, ये आ जाता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री में। और क्रिया सहायक सामग्री में क्या आ जाता है आपका? किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना, बच्चों को ट्रिप पर लेके जाना, ये आपका एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर है आपका मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है और कैसे सीखा है। ये छात्र क्या करता है? बच्चों का, शिक्षक क्या करता है? बच्चों का आकलन करता है। अब आकलन क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है आकलन? कि जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, और छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, कि बच्चों को, जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो ये समझना कि बच्चों ने कौन सी विधि से ज़्यादा सीखा है। फिर बच्चों की रुचि का टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे किस टॉपिक में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, और उसके लिए टीचर ने क्या TLM यूज़ किया है, और इसलिए मूल्यांकन ज़रूरी है। फिर आपका आकलन, असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन क्या है आपका? जो असेसमेंट है कि इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चा कैसे सीखता है। और मापन जो आपका मेज़रमेंट है उसमें क्या करेंगे? बच्चे ने कितने प्रतिशत, इसको मापन कहा जाता है। और आकलन वह है जिसमें मापन और मूल्यांकन दोनों का ही हिस्सा होता है। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक में क्या है आपका? जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, कि जैसे पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? पेशेंट को देखते ही उसको दवाई दे देगा? नहीं देगा। पहले क्या करेगा? उसकी समस्या को चेक करेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है,
इसको क्या बीमारी हुई है, पहले वो उसको डायग्नोस्ट करेगा, फिर ही तो उसका कोई उपचार करेगा उसका वो, फिर साथ में ही है इसके उपचारात्मक रेमेडियल, अब उसका उपचार भी करना है। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो यह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, और निदान के बाद ही आपका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब दोनों इकट्ठी समझ लो इसको, कि एग्जाम्पल क्या दिया था एक डॉक्टर का, कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट को चेक किया कि पेशेंट को दिक्कत क्या थी। चेक करने के बाद फिर डॉक्टर ने उसको रेमेडियल किया, उसका उपचारात्मक शिक्षण उसका उपचार किया, उसको फिर दवाई दी, उसको फिर बताया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे दवाई लेनी है। इसलिए जो आपका निदान होगा, आपकी जब समस्या होगी पहले तभी उसका हल किया जाएगा। निदान आएगा आपका, फिर उपचार आएगा उसका। ये नहीं है कि पहले उपचार कर दोगे फिर समस्या को देखोगे, ऐसे तो कहीं नहीं होता। पहले आप क्या करोगे, समस्या को देखोगे। तो बच्चे से रिलेटेड क्या होगा आपका इसमें, बच्चे से रिलेटेड ये होगा कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, वो अपने काम को प्रॉपरली क्यों नहीं कर पा रहा है बच्चे का। आप फीडबैक लोगे बच्चे से, उसके जो है उसके घर परिवार के बारे में पता करोगे कि बच्चे का माहौल कैसा है, कि वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसका उपचार करोगे। फिर इसमें उपलब्धि परीक्षण क्या है कि इस परीक्षण का उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि शिक्षण कार्यक्रम से विद्यार्थी ने क्या सीखा है, कितनी अचीवमेंट हुई है बच्चों की, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। कि बच्चे ने उसको, जैसे बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, उसको सेंटेंस सिखाए टीचर ने डेली, फिर टीचर यह देखता है कि बच्चे ने उसमें अचीवमेंट क्या किया है, कि बच्चा उसको अच्छे से यूज़ में लेके भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाषा को बोल भी पा रहा है या नहीं पा रहा है। फिर है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जा सकता है कि विद्यार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। ये आपकी दक्षता परीक्षा की। फिर आगे आपकी अभिरुचि परीक्षा, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या फिर नहीं। वो जिस टॉपिक को सीख रहा है आपका विद्यार्थी, तो उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है या नहीं उसमें। इसमें यह भी अनुमान लगाया जाएगा कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्ण ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर क्या पर्पस होता है बच्चों की भाषा का आकलन करने का, क्यों किया जाता है वहाँ पर उनका असेसमेंट। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की क्षमता का, कुशलता का आकलन। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर बी, कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कि बच्चे ने भाषा प्रयोग को कहाँ तक और कितनी हद तक उसको सीखा है। आगे आपके पास मुख्य कौशल। प्राइमरी कौशल में आते हैं आपके पास सुनना और बोलना, और रेनफोर्समेंट स्किल में आते हैं आपके पास बोलना और लिखना। फिर है आपके पास इसमें सुनना और पढ़ना, प्राइमरी स्किल। फिर है आपके पास इसमें बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, जो एनसीएफ है आपका एनसीएफ बहुभाषिकता को क्या मानता है, एक रिसोर्स मानता है। कि बच्चा जब बहुभाषिकता के अपनी भाषा को स्कूल में यूज़ करता है, तभी बच्चों के विचारों को पहचाना जा सकता है कि उनमें कितनी क्रिएटिविटी है। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे, और बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। क्या है इसमें आपका सभ्यता या संस्कृति, बी सभ्यता या साहित्य, सी संस्कृति या साहित्य, डी साहित्य या चुनौतियाँ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कि सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट इसमें पाठ्य पुस्तक
कई संसाधनों में से एक संसाधन लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है आपकी वो रिसोर्स है, बट नॉट ओनली, लेकिन एकमात्र नहीं कि सिर्फ बुक ही जो जरिया है बच्चों को सिखाने का। बुक आपकी कैसी होनी चाहिए? रंग बिरंगी होनी चाहिए, भाषा उनकी आसान होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर, बच्चे के एक्सपीरियंस बेस्ड पर उनको रखा जाना चाहिए और बच्चे के वो स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उनको रखा जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। फिर आपका त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में क्या आएगा आपका? 1964 to 1966 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। 1964 to 1966 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा, जिसमें 3 भाषाओं को शामिल किया जाएगा, उसको त्रिभाषा कहा जाता है, उसकी संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में किसको रखा गया? आपका मातृभाषा या जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसको रखा गया है। और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। द्वितीय भाषा में क्या आपका कि जो भाषा आपके राज्य में बोली जाती है उससे सेकंड लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करवाई जाना। और तृतीय भाषा में क्या आएगा आपका कि भाषा के रूप में हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भाषा जिससे द्वितीय भाषा के रूप में उसे पढ़ाया जाए। ये आपका कोठारी आयोग ने त्रिआयामी फॉर्मूला दिया। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।